का रुख करेंगे छत्तीसगढ़ के रायपुर का, जहां देश के गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर। भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरुण साव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के विकास और नक्सलवाद पर नक्कल कसने के लिए बहुत अहम भूमिका निभाई है, ऐसे डॉक्टर रमन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी की महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी बहन पुरंदेश्वरी जी, हमारे सहप्रभारी और भाजपा के युवा नेता नितिन नवीन जी, मंत्रिपरिषद में मेरी साथी श्रीमती रेणुका सिंह जी, श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, श्री सुनील सोनी जी और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी छत्तीसगढ़ के अनेक क्षेत्रों के अंदर अपने अपने कर्तृत्व से अपना स्थान तय करने वाले सभी क्षेत्रों के गणमान्य जन, भाइयों बहनों और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बंधु भगिनी, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत जोहार। आज सबसे पहले तीजापुरा के हमारे उत्सव का आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और विशेषकर छत्तीसगढ़ की सभी माताओं बहनों को भी बहुत बहुत मेरी ओर से मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मित्रों, आज मोदी जी के 20 साल के, पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में देश के प्रधानमंत्री नाते उनका जो कार्यकाल है उसको समेटते हुए कुछ लोगों ने कुछ तथ्य उकेरने का प्रयास किया है। उसको एक पुस्तक के अंदर संकलित किया गया है, मोदी एट 20, और आज छत्तीसगढ़ की जनता के सामने इसका परिचय रखा गया है। वैसे तो पुस्तक का विमोचन हो चुका है, परंतु आज छत्तीसगढ़ में पहली बार इस पुस्तक पर संवाद के माध्यम से छत्तीसगढ़ की जनता को इसका परिचय देने का कार्यक्रम। मित्रों, मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम, इसके बारे में देश की जनता को बताने की कोई जरूरत नहीं। देश के किसी भी कोने में, किसी भी उम्र के व्यक्ति को, किसी भी जाति के व्यक्ति को, अगर आप नरेंद्र मोदी जी को बारे में पूछना चाहेंगे तो हर कोई काफी कुछ बता सकता है। मोदी को हर व्यक्ति ने अपने अपने नजरिए से देखा है। किसी को वो गरीबों का कल्याण करने वाला एक समाज सेवक दिखाई पड़ता है, किसी को देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाला दृढ़ इच्छा शक्ति वाला एक मजबूत नेतृत्व दिखाई पड़ता है, किसी को सालों पुरानी हमारी संस्कृति के गौरव को विश्व के अंदर हजारों सूर्य के समान आभा के साथ पहुंचाने वाला एक तपस्वी दिखता है, किसी को योग को पूरे विश्व में पहुंचाने वाला व्यक्ति दिखाई पड़ता है, किसी को भारत के अंदर विश्व के सभी प्रकार के प्लेटफॉर्म पर भारत को गौरव के साथ रखने वाला भारत माता का एक बहुत पुण्यशाली पुत्र दिखाई पड़ता है। युवाओं को इसके अंदर, मोदी जी के अंदर युवाओं को स्टार्टअप के लिए रास्ता बताने वाला एक मार्गदर्शक दिखाई पड़ता है। तो गरीब के घर के अंदर गैस, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सुविधाएं, अनाज और घर ही देने वाला एक गरीबों का उद्धारक दिखाई पड़ता है। मोदी जी को अनेक रूप में अनेक लोगों ने देखा है, अनेक लोगों ने अनुभव किया है। मोदी जी के बारे में कोई बात करना, 25, 30, 40 मिनट के एक अंतराल के अंदर बात करना, एक पुस्तक के कुछ 100, 300, 400 पेज के अंदर उनके कर्तृत्व को समाहित करना, ये संभव नहीं है। 50 साल का सार्वजनिक जीवन
और 50 साल का सार्वजनिक जीवन केवल और केवल उद्धत गति से सोचने वाले व्यक्ति का जीवन, केवल और केवल अपने अलावे दूसरे के लिए सोचने वाले व्यक्ति का जीवन, केवल और केवल मां भारती को विश्व में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाने के लिए यत्न करने वाले व्यक्ति का जीवन। इसके लिए किसी भी पुस्तक या किसी भी शब्दों में इसको बांध पाना बड़ा दिक्कत बात है और मेरी तो बहुत मर्यादा है, ना मैं साहित्यकार हूं ना अच्छा लिख पाता हूं। जैसे एक आर्टिकल मैंने भी इस पुस्तक के अंदर लिखा है, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता की नजर से नरेंद्र मोदी, मैंने एक आर्टिकल लिखा है। परंतु मित्रों, अनेक विध उपलब्धियों को इस पुस्तक के अंदर समेटना, इसके अंदर जो लेख लिखे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत दिक्कत है। परंतु नरेंद्र मोदी जी के जीवन को इसलिए लोगों के सामने ले जाने की जरूरत है क्योंकि इसमें से प्रेरणा मिल सकती है, इसमें से ऊर्जा मिल सकती है, इसमें से मार्गदर्शन मिल सकता है और लाखों करोड़ों युवा इस रास्ते पर अगर चल भी पड़ते हैं तो देश का कल्याण इसी से हो जाता है। कितने लोग नरेंद्र मोदी बन पाएंगे, कितने लोग नरेंद्र मोदी जैसा बन पाएंगे, ये बात का सवाल है। मगर उस रास्ते पर चलने का यत्न भी करते हैं, प्रयास भी करते हैं, तो वो प्रयास मात्र से देश का बहुत बड़ा उद्धार हो जाएगा। मुझे कई लोगों ने कहा कि नरेंद्र भाई का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ता है, आपको इसका कारण क्या है? बहुत सारे कारण हो सकते हैं, मगर देश के 60 करोड़ गरीबों को पहली बार अनुभव आया है कि आजादी के बाद मेरा भी अस्तित्व इस देश में है। 60 करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में ना बैंक अकाउंट था, ना लाइट थी, किसी के पास घर ही नहीं था, शौचालय नहीं था, गैस नहीं था, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं थी, खाने पीने का अनाज नहीं था। ये 60 करोड़ लोगों के लिए बातें होती थी, काम कुछ नहीं होता था। नरेंद्र मोदी आने के बाद पहली बार ये 60 करोड़ लोगों के जीवन के अंदर एक सार्थक परिवर्तन दिखाई पड़ा। इस देश के अंदर करोड़ों शौचालय बने। शौचालय बनना आज किसी विकासशील देश के लिए, यार पढ़े लिखे लोगों के लिए, यहाँ डॉक्टर साहब भी बैठे होंगे, इंजीनियर भी बैठे होंगे, क्या अमित भाई शौचालय की बात करते हो? मगर जिसके घर में शौचालय न हो, इसकी तकलीफ जिसके घर में शौचालय है वो नहीं समझ सकता। विशेषकर माताओं की, माताओं और बहनों को सम्मान देने के काम नरेंद्र मोदी ने। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास घर ही नहीं थे। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके घर में आजादी के 75 साल के बाद भी बिजली कभी पहुंची ही नहीं थी। कई करोड़ लोग ऐसे थे जो घर में चूल्हे पर कंडे और टहनियां जलाकर धुएं से भरे हुए घर के अंदर अपना खाना पकाते थे। कई करोड़ लोग ऐसे थे जिनके पास इलाज का कोई रास्ता नहीं थे। सारी सुविधाएं एक 8 साल के अंतराल में एक नरेंद्र मोदी नाम के व्यक्ति ने कर दी। इसका कारण क्या है? पहले भी कई लोग आए, गरीबी हटाओ के नारे भी लगे, कई बार चुनाव भी जीते, गरीबों के घर पर जाकर खाना भी खाया, मगर गरीबी नहीं गई। उसका जीवन स्तर उठाने का काम केवल और केवल नरेंद्र भाई ने किया है। तो इसका मूल कारण है वो एक गरीब के घर में, चाय बेचने वाले के घर में जन्म लेकर इतनी बड़ी ऊंची जगह पर पहुंचे हैं। उन्होंने गरीबी को देखा, उन्होंने गरीबी को अनुभव किया है। और जब व्यक्ति गरीबी को देखता है, अनुभव करता है, उसकी कठिनाइयों का सामना करता है, तो दूसरे की सोचने वाले जो व्यक्ति होते हैं नरेंद्र मोदी जैसे, उनके मन में एक टीस होती है कि जो दुख मैंने झेला है, मेरे भारत का कोई बच्चा वो दुख न झेले। सब बच्चों के लिए अच्छी सुविधाएं होनी चाहिए और इसी में से ये सारी योजनाएं निकली है। मित्रों, आज दुनिया के सारे देश, बड़े बड़े पंडित जो डेवलपमेंट की चिंता करते हैं, चर्चा करते हैं, वो चकाचौंध हो जाते हैं जब हमारे आंकड़े को जमीन पर उतरता हुआ देखते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? मगर ये संभव हुआ। तो नरेंद्र मोदी एक ऐसा व्यक्ति है जो बुराई में से भी अच्छाई को निकाल लेता है। नरेंद्र मोदी को आप कभी भी देखोगे तो एक आदर्शवादी नेता को प्राप्त करोगे। मोदी जी में
कार्यकर्ताओं के अच्छे गुण को पहचानने की गजबनाक शक्ति है। कार्यकर्ताओं को उपयोग क्या करना, इसकी गजबनाक शक्ति। मैंने मोदी जी जैसा लिसनर नहीं देखा। मैं हमेशा कहता हूं, मोदी जी ग्रेट लिसनर है। घंटों घंटों तक लोगों को सुनते हैं, ध्यान मग्न होकर सुनते हैं और उनकी बातों में से काफी कुछ अच्छा निकाल देते हैं। उनकी सोचने की दिशा दिए की लौ की तरह होती है, जो हमेशा ऊर्ध्व गति में जाती है, कभी भी नीचे नहीं आती। जैसे दिया आप प्रगटाओगे तो उसकी लौ हमेशा ऊर्ध्व गति में जाएगी और उजास देगी। मोदी जी की सोच भी हमेशा ऊर्ध्व गति की ओर से होती। राष्ट्र प्रथम उनके जीवन का केवल मंत्र नहीं है, उन्होंने वो मंत्र को कर्तृत्व में उतारने का काम किया है। वो कठोर प्रशासक रहे। योजनाओं को लागू करने के लिए मैंने इनके जितना आग्रही व्यक्ति देखा ही नहीं। मुझे मालूम है, जब हर घर में बैंक अकाउंट खोलना था, अरुण जेटली जी देश के वित्त मंत्री थे, मैं पार्टी का अध्यक्ष था, कई जाने कितनी मीटिंगें उन्होंने कर ली। वो स्वयं इसका मॉनिटरिंग करते थे और हर रोज आंकड़े को देखते थे कितने नए बैंक अकाउंट खुले। उस वक्त काफी लोगों के मन में सवाल आता था कि क्या पीछे पड़ गए बैंक अकाउंट में। मगर बैंक अकाउंट खुलने के बाद हर गरीब को, एक विधवा मां को उसका विधवा का पेंशन इसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर होने लगा और इसमें से बीच में कटौती निकल गई। तब लोगों को मालूम पड़ा कि कितना बड़ा काम हुआ है। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्कीम अगर बैंक अकाउंट खोलने का अभियान न करता तो कभी नहीं होती। संवेदनशील व्यक्ति है। देश के किसी भी व्यक्ति को कुछ भी दुख पड़े तो संवेदना से सोचने वाले व्यक्ति है और इसी में से कोरोना के संकट से देश बाहर आया है। मित्रों, जब कोरोना आया तब मैं गृह मंत्री था। डिजास्टर मैनेजमेंट मेरे डिपार्टमेंट में आता। दुनिया भर के पंडित उनके देश की चिंता नहीं करते थे, हमारी चिंता करते थे। भारत में क्या होगा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का है नहीं, टेक्नोलॉजी को लेकर चिंता करते थे। मगर जब कोरोना समाप्त हुआ, वो बीच में जैसे जैसे कालखंड आगे बढ़ा, भारत की प्रशंसा करने लगे और अपने देश की चिंता करने लगे। इतना बड़ा परिवर्तन आया। जिस समय कोरोना आया, अभी आगे भी नहीं बढ़ा था, उन्होंने वैज्ञानिकों की टीम बना दी कि भारत में इसका वैक्सीन बनना चाहिए, भारत के अंदर इसका टीका बनना चाहिए और भारत के वैज्ञानिकों की जिम्मेदारी है। और मित्रों, हम सबको इसका गर्व है कि कुछ ही देश टीका बन पाए, इसमें मेरा और आपका महान देश भारत के वैज्ञानिकों ने। कभी आप सोच सकते हैं, अभी भी प्रशासन को इस रायपुर में कर्फ्यू डालना है तो कितनी जीपें घुमानी पड़ेगी, माइक लेकर बोलना पड़ेगा। आज 6 बजे के बाद कर्फ्यू है, बाहर मत निकलना, वरना ये करेंगे, वो करेंगे, फला करेंगे, टीका करेंगे, प्रेस नोट देनी पड़ेगी, कितने जतन करने पड़ेंगे। फिर भी लोग निकलते हैं, दंड भी भरते हैं। मगर मोदी जी ने उस वक्त कहा कि जनता कर्फ्यू है, आज सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक कोई बाहर नहीं निकलेगा। पूरे देश भर में कोई नोटिफिकेशन के बगैर कर। मोदी जी ने कहा एक श्रद्धा का दिया जलाओ, घंटी बजाओ। मोदी जी ने कहा जो कोरोना के वॉरियर है उस पर पुष्प डालो, इनका अभिनंदन करो, और पूरा देश ये करने लगा। मित्रों, एक बार इस देश ने ऐसा नजारा देखा था जब लाल बहादुर शास्त्री देश के प्रधानमंत्री थे। युद्ध चल रहा था पाकिस्तान से और अमेरिका ने कहा कि युद्ध नहीं करोगे तो गेहूं चावल नहीं मिलेगा। शास्त्री जी ने देश को कहा कि भूखे सो जाएंगे, मगर हमारे देश की सुरक्षा को हम नहीं छोड़ेंगे। और शनिचर को कई सारे लोगों ने, मैं छोटा था, मैंने गांव में सुना है, कई सारे लोगों ने शनिचर को खाना छोड़ दिया था। उसके बाद एकमात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा आया कि जिसके कहने पर पूरे देश ने सभी चीजों को करने का काम किया। वो इसलिए होता है कि इस नेतृत्व पर श्रद्धा है। लोगों को लगता है कि नेता हमारे लिए सोच रहा है। और देखिए साहब, 130 करोड़ की आबादी 2 डोज देना था, आज 225 करोड़ से ज्यादा डोज दे दिए, किसी को कोई तकलीफ नहीं पड़ी और कोरोना के बाहर आकर खड़े हुए।
अच्छे अच्छे विकसित देशों को भी वैक्सीनेशन देने में आज भी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। हमारे दोनों डोज हो गए और तीसरा डोज भी मुफ्त देने का काम अभी चल रहा है। और किस तरह से आप गए, लाइन में खड़े रहे, डोज लिया, कॉफी पी और बाहर निकलने से पहले आपके मोबाइल पर मोदी जी की हंसती हुई फोटो के साथ सर्टिफिकेट भी आ गया। सर्टिफिकेट लेने के लिए भी किसी को कहां नहीं जाना पड़ा। टेक्निक का इसका इतना अद्भुत उपयोग, एक कोविन ऐप को 170 से ज्यादा देशों ने अपने यहां स्वीकार किया है और हमने हंसते हंसते कोई रॉयल्टी लिए बगैर दुनिया भर को दिया है। वैक्सीन भी दुनिया भर को देने का काम हमारे भारत में। ये बताता है कि कोई देश का प्रधानमंत्री अगर चिंता करता है, चिंतन करता है, संवेदनशीलता के साथ काम करता है तो किस प्रकार के परिणाम, किस प्रकार के नतीजे आते हैं उसका। मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान है तो राजनीति में। मुझे ठीक याद है, मैं बचपन से राजनीतिक विश्लेषक रहा हूं। बचपन से मुझे इसकी ट्रेनिंग भी दी गई। एक कालखंड आया था देश में 2010 से 2014 का, पूरा देश निराश हो गया। यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, चलाती सोनिया गांधी जी थी और उस वक्त 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार हुए, न जाने कितनी निर्भयाओं पर बलात्कार हुआ। देश की सीमाओं की कोई सुरक्षा का ठोर ठिकाना नहीं था, दुनिया में देश का सम्मान नहीं था, अर्थतंत्र के सारे सूचकांक औंधे मुंह गिर गए थे। देश का भविष्य क्या है धुंधला सा हो गया था और देश के लोग सोचने लगे थे कि हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक सिस्टम, हमारी बहुपक्षीय संसदीय लोकतांत्रिक व्यवस्था विफल हो गई है क्या? ये पद्धति से देश आगे बढ़ पाएगा क्या? ये पद्धति से देश अपनी दुनिया में जगह बना पाएगा क्या? ऐसा क्वेश्चन मार्क हुआ था। और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में नरेंद्र मोदी जी को अपना प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित किया और जो आंदोलन कर रहे थे युवा, वो समर्थन में खड़े हो गए और 30 साल के बाद पहली पूर्ण बहुमत की सरकार बनी, पहली गैर कांग्रेसी 2/3 बहुमत वाली सरकार बनी जिसके नेता नरेंद्र मोदी बने। और मित्रों, 2014 से 2022 से 8 साल के अंदर जहां लोकतंत्र के प्रति आस्था चरमरा गई थी, डिग गई थी आस्था, वही देश के अंदर आज कहते ना, अब हम सफल लोकतंत्र है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, लोकतंत्र पैदा ही हिंदुस्तान में, हम लोकतंत्र की जननी। ये आत्मविश्वास जो खड़ा हुआ है 8 साल के मोदी जी के बहुत अच्छे शासन, मोदी जी का सबसे बड़ा अगर योगदान है तो इस 130 करोड़ की जनता के मन में लोकतंत्र के प्रति आस्था को पाताल से भी गहरी करने का काम किया। जब मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने उसके पहले 3 नासूर थे, परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण। ज्यादा से ज्यादा पार्टी आप उठाकर देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के अलावा सभी पार्टियों को उठाकर देखिए, बाप के बाद बेटा, बेटा कैसा है देखना ही नहीं, बेटा ठीक नहीं तो उसका दूसरा भाई, अगर नहीं है तो दामाद भी लाइन लगाकर बैठे हैं, और अगर कोई नहीं है तो खाली रहेगा मगर और कोई आएगा नहीं। सारी राजनीतिक पार्टियां परिवारवाद में लिप्त थी, मगर मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी के जब नेता बने और लोगों के सामने सुशासन का मंत्र रखा, तब परिवारवाद उखाड़ उखाड़ कर इस देश की जनता ने फेंक दिया, इनको पराजय का मुख। भ्रष्टाचार 8 साल के हमारे शासन के अंदर हमारे पर विपक्ष भी भ्रष्टाचार का आरोप नहीं कर सकता, इस प्रकार की सरकार नरेंद्र मोदी। और तुष्टीकरण का नामो निशान खत्म हो गया, सबके लिए समान व्यवहार, किसी को विशेष कुछ प्राप्त नहीं होगा। वोट बैंक की राजनीति को मोदी जी ने समाप्त कर दिया। ये तीनों नासुरों को मोदी जी ने देश की राजनीति से उखाड़ कर फेंक दिया और इसकी जगह पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस, विकास कौन करेगा, परफॉर्म कौन करेगा, इसकी राजनीति को शुरू किया। और आज देश की जनता पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस मांगती है। मैं देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं,
पॉलिटिक्स में आए हुए, राजनीति में आए हुए ये बारीक बदलाव को आप ध्यान से देखिए। देश की राजनीति अब बदल रही है। यहां परिवारवाद नहीं चलता है, जातिवाद नहीं चलता है, भ्रष्टाचार नहीं चलता है, यहां तुष्टीकरण नहीं चलता है। जो परफॉर्म करता है जनता उसको चुनती है। इसलिए लोगों की आस्था को गहरी करने का काम किया है और मोदी जी ने इस देश के हर वर्ग को साथ में लेने का प्रयास किया। मैं 2 उदाहरण छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से देना चाहता हूं। मोदी जी के समय में भारतीय जनता पार्टी को 2 राष्ट्रपति तय करने का मौका मिला। पहले रामनाथ कोविंद जी, देश के गरीब से गरीब घर के अंदर जन्मा हुआ दलित का बेटा इस देश का राष्ट्रपति बना और पूरे देश को लगा अगर क्षमता है तो कोई भी कुछ भी बन सकता है। उसके बाद दूसरी बार मौका मिला, भाई रहने दो, कुछ नहीं होगा, रहने दो, कुछ नहीं होगा, आप भी रहने दिए भैया। दूसरी बार मौका मिला और दूसरी बार के मौके में उन्होंने आदिवासियों में भी, जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजाति और गरीब घर की बेटी द्रौपदी मुर्मू को, महामहिम द्रौपदी मुर्मू, देश को आज पहली बार आदिवासी महिला राष्ट्रपति के रूप में मिली है। और इतना सीधा साधा सरल व्यक्तित्व, राजनीति में कहीं इसका कोई स्थान न हो अगर कांग्रेस की संस्कृति हो, मगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी का नेतृत्व है। मित्रों, ये द्रौपदी मुर्मू को महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनाना एक बहुत बड़ा देश का परिवर्तन का संकेत है। और छत्तीसगढ़ के सारे आदिवासी भाई बहन इस पर गौरव करते हैं। देश भर के आदिवासी भाई बहन गौरव करते हैं। 75 साल तक आदिवासी देश का राष्ट्रपति नहीं बन पाया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक पहला आदिवासी राष्ट्रपति, महिला आदिवासी राष्ट्रपति देने का काम। और दूसरा काम, मोदी जी ने सबसे बड़ा काम किया, मैं उनके मंत्रिपरिषद में था गुजरात में, उन्होंने वहां पर वन बंधु कल्याण योजना शुरू की थी। मित्रों, वन बंधु कल्याण योजना जनजातीय कल्याण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसका आप अगर डिटेल अभ्यास करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। कई योजनाएं बनी, किसी ने रोड बना दिए, किसी ने लाइट लगा दी, किसी ने बस स्टेशन बना दिए, किसी ने स्कूल बना दिया, मगर सर्वांगीण विकास जनजातीय क्षेत्र का वो नहीं हुआ। वन बंधु योजना के 4 कंपोनेंट थे, 4 स्तंभ है और उसमें एक व्यक्ति का विकास, मतलब आदिवासी भाई बहन का सीधा विकास, उसी का विकास, दूसरा गांव का विकास, तीसरा उस क्षेत्र का विकास और चौथा सुविधाओं का विकास। ये चारों को मिलाकर वन बंधु कल्याण योजना बनाई और पहली बार देश ने जनजातियों को जो वादा किया था देश के संविधान के आबादी के अनुपात में बजट के अंदर आपके विकास के लिए राशि का प्रबंधन किया जाएगा, अगर आजादी के बाद देश में किसी एक राज्य ने करा तो सबसे पहले मोदी जी के नेतृत्व में गुजरात के अंदर इसकी शुरुआत हुई और एक बहुत बड़ा गरीबों का कल्याण करने का उन्होंने वहां से शुरुआत करी। मित्रों, उनके दृष्टिकोण को ध्यान से समझने जैसा है। उनके व्यक्तित्व को समझ के अगर नेता की व्याख्या करने के लिए मुझे कोई कहे कि नेता कैसा होता है, तो मोदी जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण कर मैं कहने का प्रयास करता हूं। नेता वही है जो पहले आम इंसान है, बाद में नेता है। मोदी जी पहले आम व्यक्ति है, वो अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं कहते, प्रधान सेवक कहते हैं। नेता वही है जो ईमानदार हो। मोदी जी के सादगी को आपने शायद ही देख पाए होंगे, क्योंकि आप उनको मंच पर देखते हैं। जो लोग उनके घर पर किसी भोजन के समय सूचना दिए वगैरह गए होंगे और भोजन करा होगा, तो खिचड़ी और छाछ के अलावे आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक आध आलू की सब्जी मिल जाए तो अच्छा दिन है। जो सादगी से जीता है, जो पारदर्शिता से जीता है, वही नेता है। जिसमें बड़े फैसले लेने की क्षमता हो,
वो ही नेता होता है। सालों से पाकिस्तान हमारे यहां घुसपैठ करता था, हमारे सेना के जवानों के सर काट कर ले जाते थे, पैर से अपमानित करते थे। दिल्ली के आकाओं के माथे पर जू नहीं रहती थी। नरेंद्र